हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको हम एनालिटिक कब कहेंगे? किसी पॉइंट z नॉट पर, अगर वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में आपको बताई है कि क्या होती है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है z नॉट पॉइंट पर, तब हम उसको क्या कह देंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन है। सिंपल सी डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है? आपको मैंने डिफरेंशिएबिलिटी वाली वीडियो में बताया था। अगर एफ डैश जेड जो कि किसी इक्वल है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट क्या करे? एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। ठीक है, फाइनाइटली, और क्या होना चाहिए? यूनिक भी होना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं? हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या है? डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर? जेड नॉट पॉइंट पर। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, अगर एनालिटिक फंक्शन हो या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन हो तो इसका मतलब सेम ही है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का ही दूसरा नाम है होलोमॉर्फिक फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉशी रीमान इक्वेशंस की। देखिए कॉशी रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं? ये देखिए, जो आपकी करली वी बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाय करली एक्स, ये इक्वेशन, और करली वी बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स, इनको हम क्या कहते हैं? कॉशी रीमान इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ यू और वी क्या है? देखिए, हमारा जो एफ ऑफ जेड होता है वो क्या होता है? यू प्लस आइटा वी की फॉर्म में होता है ना? जहाँ जो यू एंड वी है आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ जो ये u है और यहाँ जो ये v है वही ये वाले u और v है। ठीक है, u आपको पता है क्या क्या है? यहाँ रियल पार्ट है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो आपके पास आयटा के बिना वाला जो की वाली टर्म होती है वो आपकी रियल पार्ट होती है, और जो दूसरी वाली जो आयटा के साथ वाली टर्म होती है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसमें जो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, वही आपके यहाँ u और v है। तो u का डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल है? v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये एक इक्वेशन, और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ एक शायद गलती होगी, यहाँ u आएगा। ठीक है, u का y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू माइनस v का x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? कॉशी रीमान इक्वेशंस कहते हैं, या फिर CR इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ होता है? देखिए, इनका यूज़ क्या है? देखिए, अगर आपको कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, ये दो इक्वेशंस का वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं वहाँ, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब ये इक्वेशन इसके इक्वल है, ये इक्वेशन इसके इक्वल है उस फंक्शन एफ ऑफ जेड के लिए, तब हम एफ ऑफ जेड को क्या कह देंगे? कि वो डिफरेंशिएबल है। तो कॉशी रीमान इक्वेशंस जो है वो एक तरह की कंडीशंस ही हैं जो हमें डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बताती हैं। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब हम क्या कहेंगे? कि जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। बट जो ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन होती है, आपकी सफिशिएंट नहीं होती। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। बट अगर एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल है तो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी ही होंगी। ठीक है, मतलब कि उल्टा नहीं होगा, ऐसे सीधा पक्का ही है कि ऐसा होगा सीधा। मतलब कि अगर एफ ऑफ जेड आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। बट अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये पक्का नहीं होगा कि जो एफ ऑफ जेड है वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, वैसे ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर मैं अपने आप से आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। जैसे कि आपको ये चेक करना है कि जो ये जेड स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये क्या है? डिफरेंशिएबल है या नहीं है।
मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना उसको हम कहेंगे कि वो एनालिटिक भी है, ठीक है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का क्या मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चेक क्या करना है कि जेड स्क्वायर प्लस वन क्या है, इज ए डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल या हम कह सकते हैं एनालिटिक फंक्शन, क्या कह सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। ये एफ ऑफ जेड के इक्वल है, तो इसको हमें चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या एनालिटिक है। तो देखते हैं, तो एफ ऑफ जेड हमारे पास गिवन क्या है, जेड स्क्वायर प्लस वन है। अगर ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई आपकी हो रही हैं तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ये दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको चाहिए क्या, मतलब कि इन इक्वेशन में आपको यूज़ करना है ना यू का और वी का, यू और वी है, यू और वी भी तो चाहिए ना आपको, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड को आपको किस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, यू प्लस आयटा वी की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, जहाँ यू क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है और वी भी एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो लेकर आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जेड की मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या होती है, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयटा वाई होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो इसको खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस आयटा वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयटा स्क्वायर माइनस वन होता है, और प्लस में टू आयटा एक्स वाई, ठीक है, प्लस वन। अब जो आयटा वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लो और बिना आयटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, प्लस आयटा इंटू टू एक्स वाई आ जाएगा। अब देखिए, अब फंक्शन हमारा u प्लस आयटा वी की फॉर्म का होता है, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो ये हमारा u आ गया, ये हमारा v आ गया। तो u क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन, और v क्या है, टू एक्स वाई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, करली यू बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, करली यू बाई करली वाई, करली वी बाई करली एक्स। तो पहले हम निकालते हैं करली यू बाई करली एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, टू एक्स, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जीरो हो जाता है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जो यहाँ पैर में होता है ना, मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वही इसके लिए वेरिएबल है, बाकी सारे उसके लिए कांस्टेंट है, मतलब कि डिफरेंशिएशन किसका होगा, उसका जो वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x के का डिफरेंशिएशन टू एक्स, और ये जीरो ये भी जीरो। अब मैं करता हूँ करली यू बाय करली वाई करता हूँ, करली यू बाय करली वाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स के का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये और ये आ जाएगा माइनस का टू वाई, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली एक्स निकाल लो, तो टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन वन, और कांस्टेंट एज इट इज में टू वाई आ गया। इसी तरह करली वी बाय करली वाई निकाल लो, क्या आ जाएगा, अब यहाँ y वेरिएबल है, टू एक्स कॉन्स्टेंट है, तो y का डिफरेंशिएशन वन होता है और टू एक्स एज इट इज, ठीक है। अब देखिए क्या ऐसा हो रहा है, करली यू बाय करली एक्स करली वी बाय करली वाई के इक्वल है, तो करली यू बाय करली एक्स कहाँ है, ये रहा, ठीक है। करली वी बाय करली वाई कहाँ है, ये रहा, दोनों क्या आ रहे हैं, टू एक्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब करली यू बाय करली एक्स और करली वी बाय करली वाई दोनों सेम है। दूसरा क्या देखना है हमें, करली यू बाय करली वाई क्या माइनस करली वी बाय करली एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, माइनस करली वी बाय करली एक्स निकालते हैं, तो करली वी बाय करली एक्स ये रहा, इसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, तो ये आ गया, ठीक है। माइनस करली वी बाय करली एक्स क्या आ गया, माइनस टू वाई आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या ये करली यू बाय करली वाई के इक्वल है, तो करली यू बाय करली वाई क्या है, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस करली वी बाय करली एक्स जो है करली यू बाय करली वाई के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये भी टू वाई है, ये भी माइनस टू वाई है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये हमारा फंक्शन है हम कह सकते हैं एनालिटिक फंक्शन है, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। अभी मैंने आपको एक नेसेसरी कंडीशन बताई ना कि कोई फंक्शन एनालिटिक या फिर डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर हमारी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो उसी को हमें प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारी जो कॉची रीमान जो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी, मतलब कि दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, जैसे कि वहाँ मैंने दिखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस कंडीशन को लिखना पड़ेगा कि हमारी कंडीशन क्या है एफ ऑफ जेड के एनालिटिक होने की, ठीक है, मतलब कि इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया। तो हम क्या कहेंगे, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयटा वी एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयटा वाई नॉट इन डोमेन डी। मान लेते हैं कोई फंक्शन है ये वाला जो कि डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जेड नॉट पर इन डोमेन डी, ठीक है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन आपको पता है क्या होगा, देन हमारे पास जो चार पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स, कौन कौन से, यू एक्स यू वाई, ठीक है, वी एक्स एंड वी वाई,
यहाँ यू एक्स का क्या मतलब है, करली यू बाय करली एक्स। सिमिलर यू वाई का क्या मतलब है, करली यू बाय करली वाई। वी एक्स का क्या मतलब है, करली वी बाय करली एक्स। और वी वाई का क्या मतलब है, करली वी बाय करली वाई। ठीक है, तो जो ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, ये एग्जिस्ट करेंगे, पहले तो एग्जिस्ट करेंगे तभी तो हम इनको इक्वेट करके दिखाएंगे ना। तो पहली बात क्या है कि ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और सेटिस्फाई करेंगे एंड सेटिस्फाई द इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस, ये वाली। यू एक्स इसके इक्वल आना चाहिए यू वाई के इक्वल, ठीक है, और यू वाई किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस वी एक्स के इक्वल। जैसे कह सकते हैं करली वाई करली एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, करली वी बाय करली वाई के। करली यू बाय करली वाई किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस करली वी बाय करली एक्स के। तो इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ जेड के एनालिटिक होने की। तो प्रूफ कैसे करना है, देखिए हम लेकर क्या चलेंगे, हम लेकर ये चलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और हम प्रूव क्या कर देंगे, ये इक्वेशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि ये इक्वेशंस क्या है, यू एक्स वी वाई के इक्वल है और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास हमें गिवन क्या है, प्रूफ में हमारे पास गिवन क्या है, एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, किस पे, एट जेड नोट पे, ठीक है। ये हमें गिवन है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो हमें पता है कि एफ डैश जेड किसके इक्वल होगा इस केस में, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है जेड नॉट पर तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ डैश जेड है, मतलब कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। और जो ये लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली, ठीक है, यही होता है ना। अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश जेड किसका इक्वल होगा, ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं। जेड नोट की बात करें तो जेड नोट के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, वो स्टेप क्या है, आपको ना दो पाथ लेने हैं, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपको दो पाथ्स लेने पड़ेंगे। मतलब कि आपको मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियोस में कि z टेंड्स टू जेड नोट का क्या मतलब है कि जो z है वो जेड नोट को अप्रोच कर रहा है। अब वो z जो है जेड नोट को काफ़ी रास्तों से अप्रोच कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो उनमें से हम दो पाथ लेंगे, एक तो हम मानेंगे एक एक्स एक्सिस के अलोंग पाथ है, एक क्या है वाई एक्सिस के अलोंग पाथ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज पहला क्या हम मानेंगे, सपोज जो z है वो जेड नोट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जेड नोट को अप्रोच कर रहा है जेड एक्सिस के अलोंग। अब देखिए अगर जेड नोट को एक्स के अलोंग अप्रोच कर रहा है तो आपको पता है ना, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब कि मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो अगर कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके इसमें वाई क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वाई की वैल्यू कोई यहाँ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ एक्स ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ क्या चेंज होएगा, एक्स चेंज होएगा, वाई एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ z की वैल्यू लिखूँ, z की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस आइटा वाई, आपको पता है z क्या होता है, x प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है। अब अगर कोई z नोट पॉइंट है इसी प्लेन के अंदर, ठीक है, इसी प्लेन के अंदर कोई z नोट पॉइंट है, तो उस केस में आपके पास वैल्यू क्या होती है, x नोट प्लस आइटा वाई नोट, बट y तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब y में कोई चेंज नहीं आएगा, तो y एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो हम z नोट में y को सेम ही लेंगे जो z में लिया था। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जब z नोट को अप्रोच कर रहा है तो x जो है वो किसको अप्रोच करेगा, जो x अप्रोच करेगा वो x नोट को करेगा, बट जो y है वो y ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला एफ डैश जेड वाला। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एफ डैश जेड की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, एफ डैश जेड की वैल्यू निकालूँ क्या आएगी, हमारे पास एफ डैश जेड हमें गिवन क्या था, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट था, ठीक है। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हम ना इसको सबको एक्स और वाई की टर्म्स में निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ जेड नहीं चाहिए, हमें एक्स और वाई की टर्म्स में इसको लेकर आना पड़ेगा जेड को। जेड आपका क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है,
ठीक है। और जेड नोट की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, एक्स नोट प्लस आइटा वाई नोट निकाल ली है। तो यहाँ जेड माइनस जेड नोट दिख रहा है आपको, तो जेड माइनस जेड नोट क्या आ जाएगा, माइनस करो एक्स प्लस आइटा वाई माइनस एक्स नोट माइनस आइटा वाई, नोट नहीं आएगा क्योंकि वाई तो सेम है ना, तो आइटा वाई से आइटा वाई कट गया, तो मतलब कि जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, और जेड नोट की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस जेड नोट की एक्स नोट प्लस आइटा वाई। ठीक है, क्योंकि जेड नोट हमारा एक्स नोट प्लस आइटा वाई है, अपॉन में ये क्या निकला, एक्स माइनस एक्स नोट निकला। अब यहाँ जेड टेंड्स टू जेड नोट है सारा हमारा, मतलब कि ये तो हमने एक्स और वाई की टर्म्स में निकाल दिया ना, तो यहाँ जो लिमिट है वो भी एक्स और वाई की टर्म्स में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हमारा, आपको पता है कि जब z टेंड्स टू जेड नोट का क्या मतलब है कि x कोमा वाई टेंड्स टू एक्स नोट कोमा वाई नोट। ठीक है, मैं कि z टेंड्स टू जेड नोट का क्या मतलब कि x नोट को अप्रोच कर रहा है, y नोट को अप्रोच कर रहा है। बट यहाँ y तो y ही है, यहाँ y तो चेंज हुआ ही नहीं, बस x ही x नोट को अप्रोच कर रहा है, y तो सेम ही रहेगा, तो लिमिट हमारी यहाँ सिर्फ x से x नोट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं। अब आपको पता है कोई भी फंक्शन आपका है एफ ऑफ जेड, वो किसके इक्वल होता है, यू प्लस आइटा वी के इक्वल होता है। मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई, ऐसी फॉर्म का ही होता है ना, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आइटा वाई, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई होती है ना, तो जेड को मैंने एक्स प्लस आइटा वाई लिख दिया, यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, ऐसी फॉर्म का हमारा कोई भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, माइनस यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आइटा वाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू एक्स नॉट कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स नॉट कोमा वाई। ठीक है, यहाँ एक्स की जगह एक्स नोट है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स नोट लगा दिया, अपॉन में एक्स माइनस एक्स नोट एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये आइटा वाली टर्म हो, जो आइटा वाली टर्म है ना, इसको इकट्ठा कर लो। ठीक है, आइटा वाली टर्म और आइटा वाली टर्म को इकट्ठा लिख लो, और बिना आइटा वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लो। तो बिना आइटा वाली टर्म्स को मैं पहले लिखूंगा, तो यू एक्स कोमा वाई, ठीक है, माइनस में यू एक्स नॉट कोमा वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आइटा वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये और ये, तो आइटा को कॉमन निकाल के हमारे पास क्या बचेगा, वी एक्स कोमा वाई माइनस में वी एक्स नॉट कोमा वाई। ठीक है, और पूरे के नीचे क्या आ रहा है, एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट को इसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो यू एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स नॉट कोमा वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एज इट इज। ठीक है, प्लस में ये एक्स माइनस एक्स नोट को इसके नीचे भी ले जाते हैं, तो आइटा इंटू वी एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स नोट कोमा वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स नोट आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट इसके पूरी की थी। अब आपको पता है लिमिट इसके, लेकिन पूरे के साथ का क्या मतलब है, लिमिट इसके साथ भी होगी, ये लिमिट इसके साथ भी होगी, तो लिमिट को मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट यू एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स नॉट कोमा वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आइटा, लिमिट को मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ, वी एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स नॉट कोमा वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया। ठीक है, आइटा को मैंने लिमिट के बाहर निकाल दिया। अब देखिए जो ये टर्म होती है, ये आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखा है, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता, टू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है करली यू बाय करली एक्स के इक्वल। ठीक है, ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हो ना कि एक्स यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वाई तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, किस पॉइंट पर, एक्स नॉट पॉइंट पर। ठीक है, सिमिलरली आइटा ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है v का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली v बाय करली x लिख सकते हैं, या आप इसको ux प्लस आइटा vx लिख सकते हो। या लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, f डैश z चल रहा था। तो जब हमने पाथ x एक्सिस के अलोंग लिया, ठीक है, जब हमने पाथ किसके अलोंग लिया, x एक्सिस के अलोंग, तब हमारे पास f डैश z क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा पाथ लेंगे, यहाँ ना z नोट आएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं z नोट पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ z नोट आएगा, एफ डैश z नोट। चलिए अब हम लेंगे अलोंग पाथ y एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज z जो है वो z नोट को टेंड कर रहा है, कैसे, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस है, तो उस केस में हमारे पास f डैश z नोट क्या आएगा,
क्या फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड नॉट का? लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस के अलोंग की बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में एक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो z टेंड्स टू जेड नॉट का क्या मतलब हुआ? z टेंड्स टू जेड नॉट का क्या मतलब हुआ? आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, सॉरी एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, बट यहाँ x क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो x तो x ही रहेगा, सिर्फ y में चेंज आएगा। तो इसका मतलब z टेंड्स टू जेड नॉट का मतलब क्या है? y जो है वो y नॉट को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x तो यहाँ कांस्टेंट है ना, तो x ही रहेगा। तो बट y जो है वो y नॉट को अप्रोच कर रहा है। यहाँ लिमिट आपकी क्या बन जाएगी? सिर्फ y टेंड्स टू y नॉट बन जाएगी। ठीक है, f ऑफ z की जगह मैं ऐसे लिख दूँ, f ऑफ x प्लस आइटा y माइनस f ऑफ z नॉट की जगह x प्लस आइटा y नॉट आ जाएगा। z नॉट की जगह x प्लस आइटा y नॉट आ जाएगा। x में कोई चेंज नहीं है, x कांस्टेंट है, क्योंकि पाथ हम अब हम y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो y ही सिर्फ चेंज होगा y नॉट में। अपॉन में z माइनस z नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस आइटा y रहेगी, और z नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस आइटा y नॉट, क्योंकि y नॉट में चेंज है ना, x तो कांस्टेंट है, तो z नॉट में जब z नॉट को अप्रोच कर रहा है तो x ही रहेगा, बस y नॉट को अप्रोच करेगा उस केस में। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो, तो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा z माइनस जेड नॉट का वो आएगा आइटा y माइनस आइटा y नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, ये था। अब जैसे स्टेप्स हमने ऊपर करे हैं ना, सिमिलर स्टेप्स आपको यहाँ भी करने हैं। कैसे? देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई को हम क्या ले सकते हैं? यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, माइनस में इसको हम क्या ले सकते हैं? यू एक्स कोमा वाई नॉट माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ये माइनस लगा था, ये माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, वी एक्स सॉरी आइटा वी एक्स कोमा वाई नॉट, और अपॉन में क्या है? आइटा कॉमन निकाल लूँ तो आइटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट, और लिमिट वाई टेंड्स टू वाई नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में फिर से वही स्टेप करेंगे, आइटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दो, बिना आइटा वाली इसको अलग मतलब कि इकट्ठा कर दो। यहाँ ना लिमिट भी लगेगी, लिमिट y टेंड्स टू y नॉट। नेक्स्ट टाइम में इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा u एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई नॉट अपॉन में आइटा वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, प्लस v एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई नॉट अपॉन में आइटा वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, यहाँ पे आइटा एक लगेगा जो इस आइटा से कट जाएगा नीचे वाले से। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया लिमिट y टेंड्स टू y नॉट। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? यहाँ देखिए नीचे आयाटा है, जब आपके पास नीचे आयाटा होता है ना, उस केस में हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब कि नीचे आयटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर भी आयटा से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके आगे क्या लग गया? माइनस लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस लग गया, माइनस आयटा ये टर्म बन गई। ठीक है, प्लस ये टर्म बन गई। अब लिमिट मैं इसको भी दे देता हूँ, ये लिमिट मैं इसको भी दे देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू वाई नॉट। ठीक है, लिमिट इसके साथ भी लगेगी, लिमिट इसके साथ भी, तो पहले ना लिमिट में इसके साथ लगा के इसको मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को मैं आगे लिख देता हूँ, वी एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई नॉट अपॉन में वाई माइनस वाई नॉट प्लस माइनस आयोटा, ये वाली टर्म मैं बाद में लिख देता हूँ, लिमिट लगा के लिमिट वाई टेंड्स टू वाई नॉट यू एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई नॉट अपॉन में वाई माइनस वाई नॉट। अब फिर से जो ये वाली पूरी टर्म होती है, ये क्या होती है? यहाँ आप देख सकते हो y टेंड्स टू y नॉट है, यहाँ सिर्फ y चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया v का विद रिस्पेक्ट टू y। माइनस में आयोटा, इस टर्म को हम क्या ले सकते हैं? u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y चेंज हो रहा है ना, तो y। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा था? एफ डैश जेड नॉट चल रहा था। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? यू वाई माइनस आयोटा सॉरी यहाँ वी आएगा, वी वाई माइनस आयोटा यू वाई। ठीक है, तो एफ डैश जेड नोट ये आ गया। अब जब हमने पाथ अलग अलग लिए हैं, एक तो हमने पाथ लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक हमने पाथ लिया वाई एक्सिस के अलोंग। जब हमने पाथ वाई एक्सिस के अलोंग लिया तब हमारे पास एफ डैश जेड नॉट ये आ रहा है, और जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग पाथ ले रहे थे उस केस में हमारे पास क्या आया? यू एक्स प्लस आयटा वी एक्स आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमने शुरुआत में क्या मान के चला था? तो जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है। जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है तो उस केस में अगर हम डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन की करते हैं अलोंग डिफरेंट पाथ्स, तो उस केस में जो उसका डेरिवेटिव आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, जेड नॉट किसी मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट पर। मैंने ये आपको बताया था कि
हमारे पास जो ये लिमिट है, यहाँ z नोट आएगा, जो हमारे पास ये लिमिट है, ठीक है, जो हमने z नोट पॉइंट पर निकाल ली है, ये यूनिक आती है और फाइनाइट आती है अगर पाथ आपके डिफरेंट डिफरेंट भी हों। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हम मान के चल रहे थे, तो आपके पास जो ये लिमिट का आंसर आया यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स, और एक लिमिट का आंसर क्या है वी वाई माइनस आइटा यू वाई, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, और एक इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, ये आई थी 1, इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेटिंग 1 and 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वी वाई माइनस आइटा यू वाई के इक्वल आ जाएगा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, रियल पार्ट और रियल पार्ट, अगर ये दोनों इक्वल हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक्स प्लस आइटा वाई है, ठीक है, वो 2 + 3 आइटा के इक्वल है। तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब कि जो रियल पार्ट है उसके सामने जो रियल पार्ट है वो, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ यू एक्स किसके इक्वल आ गया, वी वाई के इक्वल आ गया, और वी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस यू वाई के इक्वल आ गया। यही हमारी क्या होती हैं, सी आर इक्वेशन होती है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारी सी आर इक्वेशंस क्या होंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी।